नमस्कार, सुप्रभात। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी लेखपाल की तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको करा ही रहे हैं और सभी विषयों की क्लासेस, चाहे वो ग्राम समाज हो, हिंदी हो, आपका जीएस हो, लगातार यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैंने सोचा आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्व लेखपाल के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको कम से कम राजस्व लेखपाल का जॉब प्रोफाइल भी पता होना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं कि आप जिस पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, कितनी सैलरी मिलती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हम लेखपाल में सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी, ट्रेनिंग के बाद में हमको कितना वेतन मिलेगा, हमारी जो सैलरी आएगी, फर्स्ट सैलरी वो कितनी आएगी, प्रमोशन किस किस तरीके से होता है, काम कौन कौन से करने पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सैलरी, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सत्यता है कि हम जो भी वर्क करते हैं वो सैलरी के लिए करते हैं, क्योंकि सभी को अपना परिवार चलाना है। तो इसीलिए सैलरी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये राजस्व लेखपाल की पोस्ट है, राजस्व लेखपाल की ये पोस्ट है। राजस्व लेखपाल की जो पोस्ट आती है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है और ये नॉन गैजेटेड कैटेगरी में आती है। नॉन गैजेटेड का मतलब आप यहाँ क्या समझते हैं, नॉन गैजेटेड का मतलब है अराजपत्रित, ठीक है, अराजपत्रित, नॉन गैजेटेड यानी अराजपत्रित, ठीक है। तो ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड कैटेगरी में आता है, 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे होता है 2000 होता है, अलग अलग जॉब्स के ग्रेड पे अलग अलग होते हैं। लेखपाल ग्रुप सी है, सी ग्रुप के लिए लेखपाल का जो ग्रेड पे है वो 2000 है। आपका जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे का अर्थ होता है आपका जो मूल वेतन, ठीक है, मूल वेतन आपका होता है 21,700 रुपये। फिर इसमें क्या जोड़ते हैं, आपके जो अलाउंस वगैरह होते हैं, भत्ते वगैरह होते हैं, वो सारे इसमें जुड़ा के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो बेसिक पे आपका 21,700 रहेगा। एक मिलता है डीए, डीए का मतलब होता है डियरेंस अलाउंस, ठीक है, डियरेंस अलाउंस। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता। अभी रिसेंटली इसको बढ़ा करके 31% कर दिया गया है, इससे पहले यह 17% मिला करता था, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग जुलाई से इसको जो है 31% इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो डी आपको 31% मिलेगा। 31% की गणना आपकी बेसिक पे होती है, जितना भी आपकी बेसिक सैलरी होती है, मूल वेतन होता है, उसका 31% आप निकाल लीजिए, वो आपको मिलता है क्या, डीए, डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, यानी 6,727 रुपये आपको ये मिलेंगे। इसके बाद में आता है आपका एचआरए, एचआरए का मतलब आपका होम रेंट अलाउंस, ठीक है। आप जहाँ पे भी रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप कहीं पे भी रहेंगे, रेंट पर रूम लेके रहेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको एचआरए प्रोवाइड करती है, आपका जो होम रेंट अलाउंस है वो प्रोवाइड करती है। तो इसकी जो इसका जो पैसा होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमम रखा है इसको 800, ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। आप नगरीय क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको 1600 रुपये मिलेगा और महानगर क्षेत्र में ये जो है 2400 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो आप मिनिमम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, हम 800 रुपये लेके चल रहे हैं कि आप मान लीजिए हम ग्रामीण क्षेत्र में ही लगेंगे तो 800 रुपये इसका मिनिमम ले लिया। इसके अलावा नगर प्रतिकर भत्ता मिलता है आपको, अगर आप नगरीय क्षेत्र में हैं, इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है, यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 360 रुपये नगर प्रतिकर भत्ते के रूप में भी मिलेंगे। इसके अलावा में सीए मिलता है, सीए का मतलब है आपका साइकिल अलाउंस यानी साइकिल भत्ता, साइकिल भत्ता। बेशक हमारा देश 21वीं सदी का देश है, लेकिन आज भी नौकरियों में यहाँ साइकिल भत्ते दिए जाते हैं। देखिए क्या विडंबनाएं हैं, ठीक है, दुनिया कहाँ पहुँच गई और आज भी नौकरियों में हमें साइकिल भत्ते, लेकिन ठीक है, मिल तो रहे हैं, ले तो नहीं रही गवर्नमेंट, 100 रुपये मिल रहे हैं कम से कम हमको। तो साइकिल भत्ता जो है वो 100 रुपये यहाँ पे दिया जाता है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है, कुल वेतन मिलता है टोटल, वो बनता है, अगर आप यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करें 21,700, ये मत ऐड कर देना, ये ग्रेड पे होता है, इसके आधार पर सैलरी आपकी तय होती है, ये जुड़ता नहीं है, ठीक है। तो बेसिक पे जो है 21,700, डीए फिर 6,727, एचआरए 800, नगर प्रतिकर भत्ता 360 रुपये, साइकिल अलाउंस 100, ऐसा मिला के टोटल बनता है आपका 29,687 रुपये, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। अब कुछ डिडक्शन होते हैं सैलरी से, जैसे आप जैसे एनपीएस होता है, जैसे आप कभी रिटायर होंगे, मान लो 60 साल की आपने जॉब करी, उसके बाद में आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा, आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद में एक पेंशन होती है, तो पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम चला करता था, अब गवर्नमेंट ने जो है न्यू पेंशन सिस्टम चलाया है, एनपीएस, ठीक है। अभी कुछ दिनों से इस पर विवाद भी चल रहा है, लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं।
तो एनपीएस जो है इसमें क्या होता है, आपकी जो सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी, ठीक है, और ग्रॉस सैलरी सॉरी आपका जो बेसिक पे और डीए होता है, इसको मिला करके जितनी सैलरी बनती है इसका 10% जो है डिडक्ट कर दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है। अब काटने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि गवर्नमेंट ने रख लिया, वो जितना डिडक्ट कर रही है गवर्नमेंट उतना ही उसमें ऐड करती है अपनी तरफ से। जैसे मान लीजिए आपको 2,842 रुपये यहाँ से डिडक्ट किए जाएंगे, तो इतना ही गवर्नमेंट जमा करेगी इसमें, ठीक है। तो आपका 5,500 रुपये जो है हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद में जब आप सेवानिवृत्त होते हैं उसके बाद में उसका जो भी गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए है। तो एनपीएस जो है 2,842 इस सैलरी के हिसाब से डिडक्ट हो जाएगा आपका। तो 29,687 में से इसको जब हम लेस करेंगे तो हमारी जो सैलरी इन हैंड आएगी, आपके जो हाथ में आएगी, मतलब आपके अकाउंट में टक से जाएगी सैलरी, वो कितनी जाएगी, 26,845 रुपये। तो मोटा मोटा अंदाजा आप यहाँ से ये लगा सकते हैं कि आप में से कोई भी व्यक्ति या आप में से कोई भी भाई हमारा जो राजस्व लेखपाल के पद पर जो चयनित होगा, जो उसकी पोस्ट पर जाएगा, उसको कम से कम इतनी सैलरी आपको फर्स्ट सैलरी जो है आपकी मिलेगी, लगभग 26,845 रुपये आपको मिलेगा। और 26,545 ठीक है सैलरी आपकी। अगर ग्रुप सी में बात करें तो राजस्व लेखपाल का पद जो है वो ठीक ठाक है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी जॉब आप कर रहे हैं तो अगर आपको अपने घर के पास रहने का मौका मिल रहा है, यानी आप अपनी लोकेलिटी में नौकरी कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी सुकून होता है। यानी आपको थोड़ा पैसा कम भी मिल रहा है लेकिन आप अपने फैमिली के टच में हैं, तो वो एक सुकून की बात होती है जॉब में, ठीक है। ये बात तो मैं आसानी से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जो है मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी की थी 2015 में मैं एमपी पुलिस में था। तो वहाँ पे मैं बालाघाट में था, जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है। तो लगभग 1200 किलोमीटर डिस्टेंस थी मेरे घर से। तो बड़ा एकदम कह सकते हैं डिप्रेशन सा हो जाता है घर पे। जैसे मान लो घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, हालांकि नौकरियां तो बहुत करते हैं, आर्मी वाले भी कितनी कितनी दूर नौकरी करते हैं, लेकिन क्या होता है डिस्टेंस के साथ में जो परिस्थितियाँ, जो कहते हैं परिस्थितियाँ मुश्किल हो जाती हैं परिस्थितियाँ, उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, परिवार में कोई दिक्कत हो गई, तो उसके लिए आपको लीव भी मिलनी चाहिए। तो ये भी ज़रूरी होता है। तो फैमिली भी ज़रूरी होती है, ज़रूरी नहीं जॉब भी ज़रूरी हो। जॉब ज़रूरी है भाई, फैमिली के लिए जॉब ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि हम जॉब कर किसके लिए, हम फैमिली के लिए जॉब कर रहे हैं ना, तो फैमिली भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर देनी चाहिए। तो 26,845 आपको इन हैंड सैलरी मिलती है यहाँ से। और ओवरऑल ग्रुप सी में ये ठीक ठाक पोस्ट है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि जो पोस्टिंग होती है इसकी, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जा सकती है। आपका इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जितने भी लड़के सिलेक्ट होंगे, मान लीजिए आपका लेखपाल का जो वैकेंसी है लगभग 8,000 प्लस, तो उसमें सबको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके स्कोर पर, आप एग्जाम में कितना स्कोर करते हैं उसके हिसाब से जो भी चयन की प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी दिया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे पुलिस है, पुलिस में आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, पुलिस में आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। और होम डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ, होम डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं से सटा हुआ जो भी जिला होगा वो भी नहीं मिलेगा आपको, उसके अलावा कोई जिला आपको अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इस पर यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। राजस्व लेखपाल में आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, लेकिन आपको होम ब्लॉक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आप जिस ब्लॉक में आपका रेजिडेंस है, जिस ब्लॉक के आप निवासी हैं, वो आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी आपको होम डिस्ट्रिक्ट इसमें मिल सकता है। ट्रेनिंग इसकी 1 साल की होती है, ठीक है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आपको जो भी जिला अलॉट होगा उसमें आपको काम करना होगा। प्रमोशन की देख लेते हैं, प्रमोशन किस तरीके से होता है। एक हायरार्की है, यहाँ से आप सिलेक्ट होते हैं राजस्व लेखपाल के पद पर। पहले हायरार्की को समझिए। राजस्व लेखपाल से ऊपर होता है कानूनगो, उसके बाद में नायब तहसीलदार, उसके बाद में तहसीलदार, उसके बाद में एसडीएम, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ से सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ तक जाने का प्रोसेस तो है। हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन की बड़ी मारामारी है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद में आपको कानूनगो तक पहुँचने में लगभग मैं समझता हूँ 10 साल तो लग ही जाएंगे आराम से, ठीक है। राजस्व लेखपाल से कानूनगो तक जाने में आपको 10 साल लग जाएंगे। कानूनगो से नायब तहसीलदार, ठीक है, अगर स्थितियां सही रहीं तो कम से कम 15 साल, मान लीजिए आप 10 से 15 साल आपको यहाँ लग जाएंगे। और जो भी प्रमोशन का शेड्यूल है वो आप ये समझ लीजिए, आप हाईएस्ट, अगर आप बहुत अर्ली एज में जॉब आपकी लगती है, बहुत कम उम्र में आप नौकरी करते हैं, मान लीजिए 20-21 की साल की उम्र में आप अगर राजस्व लेखपाल बन जाते हैं, तो आपके यहाँ तक पहुँचने के चांसेस जो है बने रहते हैं। ये और ये जो तहसीलदार है, एसडीएम है, हालांकि हायरार्की में है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की संभावना बहुत कम होती है। तो कम से कम आप यहाँ तक तो पहुँच ही सकते हैं, और यहाँ तक तो कन्फर्म है, ठीक है। यानी अब अगर आप राजस्व लेखपाल बन जाएंगे तो आप कानूनगो तक तो पहुंच ही जाएंगे, और अगर स्थितियां सही रहती हैं तो नायब तहसीलदार भी बन सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं।
ठीक है। तो प्रमोशन का ये रोल है आपका। और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ऊपर की कमाई कितनी होती है। तो देखो इस चीज़ के बारे में बात करना बेकार है, ठीक है। आप जो है कि समझदार, शिक्षित और अच्छे व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं और आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि कितना ऊपर की कमाई होती है। हालांकि वो जो फील्ड की बातें होती हैं या फिर जो व्यवहारिक बातें होती हैं, सैद्धांतिक चीज़ों में और व्यवहारिक चीज़ों में थोड़ा फ़र्क होता है, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। इस पर कोई डिस्कशन मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी का जो कार्य होते हैं, जैसे आप ऊपर की कमाई के बारे में बात करें तो जैसे कार्य होते हैं, तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो इन पर जो राजस्व लेखपाल होता है उसको पर पेपर के हिसाब से 5 रुपये मिलता है, ठीक है। ये ऊपर की कमाई है साहब। जाति निवास या फिर आय प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स जब बनाए जाते हैं तो इन पर हर डॉक्यूमेंट पर इनको 5 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा समय समय पर पशु गणना होती है, कृषि गणना होती है, उसमें भी राजस्व लेखपाल का काम होता है। पशु गणना, कृषि गणना करने का काम भी ये करते हैं। जैसे टीचर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो जनगणना होती है उसका काम करते हैं। राजस्व लेखपाल को पशु गणना, कृषि गणना करनी पड़ती है। जैसे आप देखे होंगे कृषि का जो भी डाटा आता है कि किस साल कितना उत्पादन हुआ, किस फसल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, पिछले जो भी सेशन गया है उसके हिसाब से वर्तमान में कितना वृद्धि हुई, कितना कम हुआ, किस फसल का कितना उत्पादन हुआ, ये सारे डाटा कौन कलेक्ट करता है? ये राजस्व लेखपाल ही तो कलेक्ट करता है, वो उसको पहुंचाता है आगे और उसी के हिसाब से जो है आगे जो आंकड़े होते हैं वो जारी होते हैं, ठीक है। पशु गणना करने का काम भी यही करता है और इसके लिए अलग से इनको पे भी किया जाता है, 5-10 हज़ार रुपये इनको दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, वर्षा हो गई, अत्यधिक वर्षा हो गई, ओले पड़ गए, तूफान आ गया और उससे फसल नुकसान हो गया, तो कितना नुकसान हुआ ये डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना, ये भी काम आपके राजस्व लेखपाल का होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों में भी लेखपाल का योगदान होता है और सबसे प्रमुख काम है इसका, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, सरकारी योजनाएं होती हैं, उनको धरातल तक पहुंचाना, आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी राजस्व लेखपाल के द्वारा किया जाता है। ओवरऑल ग्रुप सी में ठीक ठाक पोस्ट है और आप इसके लिए तैयारी करते रहें। तैयारी में इसकी आपको करा ही रहा हूं, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है राजस्व लेखपाल के नाम से, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर वीडियोज़ में लगातार आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए और मेरी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आगे चल करके आप, अभी तो समय है एग्ज़ाम में, आखिर काफ़ी टाइम लग सकता है और आप मान सकते हैं इलेक्शन जब तक ओपन नहीं होंगे तब तक तो एग्ज़ाम होने की संभावना है ही नहीं, उसके बाद में एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो अभी काफ़ी समय है और रिवीजन करने के लिए, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी समय है आपके पास, तो उसको आराम से अपना बढ़िया तरीके से करते रहें और आशा करता हूँ आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।